सोचना है। मैं पहला सवाल ये करूंगा, फिर ब्रिजेश को लाते हैं। हर ट्रेन वंदे मातरम एक्सप्रेस कैसे बनेगी इस देश में? बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत आनंद की बात है कि आप लोग एक सकारात्मक भविष्य की सोच रहे हैं और अभी से आपने आगे की विजन की चर्चा करनी शुरू की। ये मैं समझता हूं बहुत संतुष्टि की बात है, खासतौर पे क्योंकि जब मोदी जी ने अपना बजट 1 फरवरी को, इंटरिम बजट ही था, ये तो ज्यादा कुछ इसमें हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उस समय भी उन्होंने आगे के 10 वर्ष का एक अपना विजन देश के समक्ष रखा था। और वास्तव में मेरा स्वयं का अनुभव है कि उन्होंने एक एक विषय पे गहरी चिंता करके एक बहुत ही प्रैक्टिकल, डुएबल, अचीवेबल आगे का दृष्टिकोण रखा कि कैसे देश को संवारेंगे, कैसे देश को विश्व शक्ति बनाएंगे। जहां तक वंदे भारत की बात है, मैं आपके मंच से बधाई देना चाहूंगा भारत के इंजीनियर्स को, भारत के मजदूरों को, जिन्होंने सरकारी तंत्र में एक बेहतरीन इंटरनेशनल क्वालिटी की सेमी हाई स्पीड ट्रेन बनाई। ये साधारण ट्रेन नहीं है, ये एक ट्रेन सेट है जो एक दूसरे से जुड़े हुए सब कंपार्टमेंट्स होते हैं। इसकी सेफ्टी भी अधिक है, स्पीड भी अधिक है और सुविधाएं भी अधिक है। और ऐसी ट्रेन अब 2-2.5 महीने हो गए हैं, लगातार चल रही है, बहुत सफलतापूर्वक अच्छी तरह चल रही है, नजर ना लग जाए। और कल ही मैं रिव्यू कर रहा था रेलवे का रात को बहुत लेट तक, तो उसमें वंदे भारत की भी चर्चा की और मुझे बताया गया कि 2 महीने से लगातार हर 5 दिन हफ्ते में चलती है, हर विजिट, हर जर्नी उसकी फुल जा रही है। तो इस प्रकार का प्रतिसाद, इस प्रकार का रिस्पांस जनता से मिला है। धन्यवाद दूंगा भारत की जनता का, जो बनारस दिल्ली से जाना चाहते हैं, कानपुर इलाहाबाद होते हुए, वास्तव में उन्होंने इसको अच्छी तरह एक्सेप्ट भी किया है। हमारा हौसला बढ़ा है, हमारे इंजीनियर्स और मजदूरों का हौसला बढ़ा है। अब हम उसको और कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट की तरफ भी देख रहे हैं। आखिर हमारी सरकार ऐसे संतुष्टि होकर बैठ नहीं जाती है, हम आगे इसमें और क्या सुधार करना, क्या केटरिंग और सुधर सकती है, क्या इसमें कंफर्ट और सुधर सकता है, कैसे इसमें आगे का, जैसे इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डिजाइन फ्रंट में, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन की तरह है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में उसमें थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कैटल वगैरह, नीलगाय ये सब रास्ते में बहुत आ जाती है। तो वी आर कंटिन्यूअसली इम्प्रोवाइजिंग ऑन दैट। लेकिन कल ही मैंने रिव्यू किया तो बताया गया कि कुछ 30 या 40 ट्रेनों का ऑलरेडी टेंडर आगे का प्रक्रिया शुरू हो गई है और 100 ट्रेन और मैंने अप्रूव कर दिए हैं। तो आगे चल के लगभग 130 वंदे भारत में चलेंगी, अलग अलग रूट्स, जिसमें सिर्फ कोई दिल्ली से जोड़ने वाले रूट्स नहीं है, कोई जम्मू कश्मीर से जोड़ देगी चंडीगढ़ को, कोई जोड़ेगी कलकत्ता से बनारस को, कोई जोड़ेगी भुवनेश्वर से रांची को, अलग अलग रूट्स जहां जहां पे हमें ट्रैफिक पोटेंशियल दिखता है और जनता को सुविधा मिल सकती है। ये एक लगभग उनका कहना था कि 2 साल लगेंगे अगली 40 को आने के लिए। मैंने उनको कहा है देखें उसको कैसे और फास्टर करें, जनता को सुविधा जल्दी मिले। लेकिन अगले 3 वर्ष में, 3-3.5 वर्ष में ये 130 वंदे भारत देश में चले और लंबी जर्नी करती है, 700 किलोमीटर, यानी ट्रेन की यूटिलाइजेशन फैक्टर भी बहुत अच्छी है। अगर इकोनॉमिक टर्म्स में देखें, लगभग 16 घंटे रोज चलती है। तो हमारे लिए भी एक इकोनॉमिकली वायबल मॉडल बन गया है। जब हाई वॉल्यूम में बनेगी तो ट्रेन भी सस्ती हो जाएगी। तो हम इसका एक व्यापक सोच से आगे का कार्यक्रम बना रहे हैं। पीयूष, जब कोई भी रेलवे स्टेशन जाता है तो सबसे पहला साक्षात्कार रेलवे स्टेशन से होता है। रेलवे को जब आप यूज करते हैं, पहले काफी सारी मतलब रेलवे स्टेशन की हालत काफी बदतर होती थी, अब काफी सफाई आ रही है। क्या उम्मीद करें कि अगले 5 साल में रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से थोड़ा बहुत? आपने कल मेरी रिव्यू मीटिंग में कोई अंदर कैमरा तो नहीं लगा रखा था? क्योंकि ये भी कल ही रिव्यू हुआ है। आपने शायद महसूस किया होगा, आपके सभी
दर्शकों ने कि आज भारत के सभी ट्रेन स्टेशन में एकदम इस होटल की तरह सफाई आपको मिलेगी और कंटिन्यूअसली हम मॉनिटर करते हैं। और हमारा मॉनिटरिंग का तरीका आपको मालूम है, हमने तो रेल दृष्टि ऐप में, आप सबको भी मोबाइल पे आप डाउनलोड कर सकते हैं रेल दृष्टि, उसमें हर स्टेशन की फोटोज रेगुलरली अपडेट होती हैं जिससे जनता हमारे काम को मॉनिटर कर सके। उसमें मेरा काम बड़ा सरल हो जाता है, मुझे बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती है। किधर भी कोई कमी रहती है तो आप लोग ट्वीट कर देते हैं, पत्रकार कोई टीवी पे दिखा देता है न्यूज में कि एक फलाना पता नहीं कोई झुमरी तलैया में स्टेशन देखिए आज साफ नहीं था। तो मेरा काम तो जनता और आप लोग कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कैसे हम सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं। अभी तक 1600 स्टेशन पे 1600 स्टेशन पे मुफ्त में वाईफाई मिलनी शुरू हो गई है, मुफ्त में। और ये वाईफाई भारत के और कोई भी वाईफाई देने वाले से ज्यादा तेज है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इशारा समझदार को काफी है। पर सबसे तेज वाईफाई भारत की आपकी सरकार भारतीय रेल दे रही है। दूसरी बात, हमने लाइटिंग सब जगह चेंज की है। आपको याद होगा मैं पावर मिनिस्टर था तब एलईडी पे बड़ा बल दिया। एलईडी के प्राइसेस लगभग 87% घट गए। आज एलईडी का पेबैक 3-4 महीने में उसका खर्चा निकल जाता है और 6-7 साल चलती है एलईडी बल्ब। इससे ज्यादा इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट शायद ही कोई देश और दुनिया ने देखा होगा। अब हमने रेलवे स्टेशंस को एकदम अच्छी तरह एयरपोर्ट की तरह लाइटिंग शुरू की है। कल मुझे बताया गया लगभग 450 या 425 स्टेशन पूरी तरीके से एकदम ब्राइट लाइट के साथ सुशोभित हो गए। अब कल आदेश दे दिया 6400 स्टेशन पे ये लग जाना चाहिए। कल आदेश दे दिया 6400 स्टेशन पे मुफ्त में वाईफाई गणेश चतुर्थी तक हो जाना चाहिए। 2 सितंबर 2019 हम साल के साथ देते हैं। हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि गणेश चतुर्थी बोल दो उसके बाद 10-15 साल इस आराम करो, कि गणेश चतुर्थी तो हर साल आएगा। तो हमने तो लक्ष्य रखा है कि 19 के अंदर अगले 4 महीने में वाईफाई हर जगह पहुंच जाए। एलईडी लाइटिंग से सुशोभित हो जाएगा होपफुली बाय जून ऑफ नेक्स्ट ईयर 6400 स्टेशन। होपफुली उससे जल्दी भी हो जाए, वो भी सरप्राइज अगर उससे जल्दी हो जाए जिस पेस पे लोग कर रहे हैं। अगला हमने कैबिनेट से मंजूरी लेके एक स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को ये काम सौंपा है कि पूरे 6400 स्टेशन को कैसे सुंदर बनाया जाए, कैसे उसमें और अधिक सुविधाएं दी जाए। कई स्टेशन ऐसे हैं जहां यात्री कम होते हैं, बहुत कम ट्रेन रुकती है, यात्री कम होते हैं, उसको अलग तरीके से एक इकोनॉमिक हब बनाएंगे जो आसपास के गांव, आसपास के लोग इस्तेमाल कर सकें। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह रहा, मेरे पास 2-3 बार उन्होंने बुला के मुझे गाइड किया कैसे करना, और वास्तव में दिखता है कि उनकी सोच कितनी गहरी है। शायद रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते बेचते उनका दिमाग तब से चल रहा था कि रेलवे स्टेशन कैसे और सुधारा जा सकता है। उन्होंने यहां तक मुझे आदेश दिया, ये तो सफाई, सुंदरता, सुविधाएं, वाईफाई तो है ही, लेकिन उन्होंने कहा क्यों नहीं हम जो स्टेशन में बहुत ज्यादा ट्रेन नहीं आती हैं वहां पे कुछ एग्रीकल्चर हब बनाए, कुछ एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस बनाए, कुछ एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए स्टोरेज सुविधाएं दे दें, जिससे आसपास के जो किसान हैं वो अपना माल वहां रख सकें। सरकारी जमीन पे एक बना हुआ होगा तो उसमें सिक्योरिटी अच्छी होगी, बैंक उसके सामने लोन दे सकेंगे तो किसान को जल्दबाजी में या कम दामों पे माल बेचना नहीं पड़ेगा। जहां कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता है वो बन सकता है। एक हमारी महिलाएं जो रेलवेज में काम करते हैं, कर्मचारी हैं, उनकी महिलाओं ने, आप जाके सरोजनी नगर में देखिए, एक छोटी सैनिटरी पैड मेकिंग सेटअप बना लिया छोटे से रूम में, एक जैसे वो पैडमैन पिक्चर में आपने देखा होगा वैसा उन्होंने बना लिया एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। अब वो सोच रहे हैं कि अलग अलग स्टेशन पे देश भर में ये बना के जितने आसपास के गांव हैं उन सबको क्या हम सस्ते में सैनिटरी पैड्स देके, जैसे हमने शौचालय की समस्या देश में सुलझाई और लगभग 10 करोड़ शौचालय देके हमारे माता बहनें बहुओं के आत्मसम्मान की रक्षा की, वैसे क्या हम सैनिटरी पैड्स भी सबको ट्रेन भी करें, यंग गर्ल्स इन स्कूल, जो महिलाएं हैं गांव में,
और उसके लिए आप देखें तो संकल्प पत्र में हमने ये आश्वस्त किया है देश की महिलाओं को कि हम 1 रुपए में सैनिटरी पैड सभी महिलाओं को देश में उपलब्ध करा देंगे। और लगभग मेरा मानना है कि ये बिना कोई सब्सिडी के इकोनॉमीज ऑफ स्केल और भ्रष्टाचार मुक्त खरीद जो हमारी सरकार की यूएसपी है उससे करेंगे तो हम इसको पूरे देश में हर एक महिला को पहुंचा देंगे। ऐसे अन्य तरीके से कैसे ये वाईफाई होगा, हम आसपास के गांव के सब किसानों को बुलाएंगे, बच्चों को बुलाएंगे, स्टूडेंट्स को, और उनको मुफ्त में फैसिलिटी देंगे। आप पूरी दुनिया के साथ जुड़ो, उसमें कोई नए स्टार्टअप्स निकलेंगे, कोई व्यक्ति मुद्रा लोन से पैसे लेके कोई अपना व्यापार शुरू कर सकता है, हम मार्केट प्लेस के लिए सुविधा देंगे। तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, कैसे गांव में भी शहर जैसी सुविधाएं जाएं और उसमें रेलवे स्टेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का हब बने, ये हमारी आगे की सोच। पीयूष जी, जो प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे थे कि 5 साल हमने प्रयास करा है, 5 साल अब परिणाम का टाइम आया है। इकोनॉमी में फिर बात यही चलती है कि हम ये 6-7% पे फंस जाते हैं। 10% का टारगेट कब देखेंगे, अब कैसे पहुंचेंगे वहां पर? पहली बात तो हमारे प्रयास साथ साथ में सफलता भी देते हैं। आखिर ये सब जो मैं कह रहा हूं ये सफलता के निशानी है। पिछले 2 साल भारत के 167 साल के रेलवे के इतिहास में सेफेस्ट ईयर गए, और आप मानेंगे कि ये कोई आखिरी साल में आके कोई नहीं कर दिया मैंने। ये सदानंद गौड़ा जी ने शुरू किया 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस में। 14 से शुरू करके लगातार सेफ्टी को सुधारते, ट्रैक रिन्यूअल करते, अच्छी गाड़ियां बनाना, जो पुरानी खराब हो गए कोचेज उनको कंडेम करके 17-18 was the safest year in 165 years. 18-19 is an even safer year. 2 years of continuous highest safety. शुरू हुआ सिलसिला हमारे प्रयासों से परिणाम भी दिया कि मसूद अजहर आज डेजिग्नेट हो गया इंटरनेशनल टेररिस्ट। बहुत बड़ी उपलब्धि है, हम सबके लिए खुशी की बात है कि आज पूरा विश्व हमारे देश के साथ खड़ा है, हमारे देश की चिंता करता है। 2009 में पूरा विश्व ने हमें नकार दिया था, रिफ्यूज कर दिया था, अलग थलग से पड़े थे हम। आज हम पूरे देश को हमारे साथ जोड़ पाए हैं। पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, और मैं तो समझता हूं अजीत डोवल जी यहां पे थे, वास्तव में ये प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय सुषमा स्वराज जी, अजीत डोवल जी, इन सबकी सफल कूटनीति का परिणाम है कि हम इसमें सफलता ले पाए। आपने इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की बात की। आप सोचिए एक फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी जिसमें इन्फ्लेशन डबल डिजिट पे, महंगाई, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, सभी घाटों में देश में चिंताजनक स्थिति थी, ब्याज के दर ज्यादा थे। ये हमें विरासत में 14 में मिला, और आज की स्थिति देखिए, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। महंगाई तो 2.5% थी पिछली जो आंकड़े आए थे, ब्याज के दर लगातार गिरते जा रहे हैं जिसका अनुभव हम सबको मिला है। वित्तीय घाटा हो, करंट अकाउंट डेफिसिट हो, वो सब घटते जा रहे हैं। मैं समझता हूं इतनी सफलता से बिना किसी डिसरप्शन के हमने ग्रोथ को भी आगे बढ़ाया, और हर एक मापदंड में आज भारत की अर्थव्यवस्था एक वास्तव में उभरती हुई विश्व शक्ति की अर्थव्यवस्था बनी है। एक नींव ऐसी बन गई है कि शायद 10% डबल डिजिट ग्रोथ बस अपने सामने हम देख सकते हैं। गवर्नमेंट की भी बहुत थ्रस्ट रही है। 100 लाख करोड़ रुपए, 100 लाख करोड़ रुपए के आधारभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट की बात हमने अपने संकल्प पत्र में रखी है। ये ऐसे ही कोई आंकड़ा नहीं है, सोच समझ के आइटम बाय आइटम, रेलवे में क्या करेंगे, हाईवे में क्या करेंगे, एयरवे में क्या करेंगे, एयरपोर्ट्स में क्या करेंगे, सी रूट्स में क्या करेंगे, किस प्रकार से डिजिटल टेक्नोलॉजी गांव गांव तक पहुंचेगी। ऐसे एक एक योजना को लेके हमारे लोगों ने बैठ के उसकी पूरी सूची बनाई, उसके ऊपर घंटों चर्चा हुई हमारी टीम की, और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ एक एक विषय पे चिंता करके ये आंकड़ा बना। और इसमें से आप सोचिए कैसे देश का भी निर्माण होगा और कैसे व्यापार, उद्योग, लोगों को काम के अवसर, इन सब में वृद्धि होगी। अगर 16 करोड़ जब आधारभूत सुविधाओं में लगेगा
तो स्वाभाविक रूप से विकास का दर भी बढ़ेगा, स्वाभाविक रूप से डिमांड बढ़ेगा हर एक चीज का, स्वाभाविक रूप से लगभग 1/3, ये एक बेंचमार्क होता है, 1/3 पैसा तो लोगों की जेब में लेबर, वेजेस, सैलरीज, कंसल्टेंसीज, प्रोफेशनल फीस, इस सब के माध्यम से लोगों के जेब में जाएगा। इससे कंजम्पशन को और बूस्ट मिलेगा। तो हमारी सोच कभी भी होलिस्टिक होती है, समुचित नहीं, छोटा नहीं सोचते हैं। कैसे एक प्रोग्राम के द्वारा कई चीजों में प्रभावशाली निर्णय, प्रभावशाली परिणाम मिले, ये इस सरकार की हॉलमार्क रही है और आगे भी इसी प्रकार से हम काम आपने अपनी होलिस्टिक सोच के बारे में बताया। आप कुछ राजनीति की भी बातें कर लें। अंग्रेजी में कहावत है, थ्रो अ लकी मैन इनटू द सी एंड ही विल कम विद फिश इन हिज, थ्रो अ लकी मैन इनटू द सी एंड ही विल कम आउट विद द फिश इन हिज माउथ। 4 चरणों के चुनाव हो चुके और 5वें चरण की ओर हम अग्रसर हैं। उसी बीच एक अनाउंसमेंट होती है कि मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट करता है। नेशनलिज्म आपका मेन फोकस है इस 2019 चुनाव में। आपको लगता है इस न्यूज से आपको 5वें, 6ठे और 7वें चरण के चुनाव में मदद मिलेगी? सबसे पहली बात तो 4 चरण हो चुके हैं और 4 चरण के जो हम सबको फीडबैक मिल रहा है, कुछ मीडिया के माध्यम से, कुछ इंडिपेंडेंट सर्वेस चलते रहते हैं, कुछ विशेषज्ञ अपना अपना अनुमान लगाते हैं देश भर में घूम के। मैं दावे के साथ आपके इस मंच से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खुद का आंकड़ा 2014 के आंकड़े से बड़ा होगा